लड़के भी अप्रोच करते थे और ख़ास बात ऐसी थी कि लड़कियां भी अप्रोच करती थी। और उसमें मुझे ज़्यादा बटरफ्लाई वाली जो फीलिंग आती है ना, वो लड़कियों के अप्रोच करने के बाद ही आती थी। उन्हें लगा ठीक है, टेम्पररी है, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप होगी। फ्रेंडशिप को उसने ज़्यादा इमोशनली लेकर शायद लव समझ लिया होगा। हमारी बच्ची अकेली है सिंगल चाइल्ड होने की वजह से, हमारे बाद क्या? इसे क्या सच में कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा आगे चल के ज़िंदगी में? ये अकेली तो नहीं रह जाएगी। बायसेक्सुअल रहेगी तो एटलीस्ट लड़के से सोशली शादी करके तो रह लेगी, फिर छुपी छुपाई अपनी कोई और जिंदगी जी ले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 31 दिसंबर 1991 की रात बहुत ठंड वाली रात थी और उस दिन मैं स्कूटर पे घर वापस जा रहा था। मेरी बीवी लेबर में गई, उसका मुझे फ़ोन कॉल आया हॉस्पिटल से। मैं वहीं से वापस पलटा और हॉस्पिटल गया। मैं आते-आते ये प्रे कर रहा था कि मुझे एक लड़की हो। मेरा बच्चा पैदा होने वाला था 25 दिसंबर को, लेकिन उसने कैसे तो भी करके डिले करके 1 जनवरी 1992 के रात को ही पैदा होना था और थैंकफुली वो एक लड़की ही थी। और उस दिन की बात है और आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो दैट वाज़ मी, मैं डॉक्टर सुरभि मित्रा। ये मेरे फादर के पर्टिनेंट डायलॉग्स रहते हैं जब वो हमेशा किसी से बात करते हैं कि मैंने एक लड़की के लिए ही प्रे किया था और मुझे एक लड़की ही हुई थैंकफुली। वहाँ से आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो मेरा बचपन काफ़ी अच्छा गुज़रा। मैं इकलौती औलाद हूँ अपने माँ-बाप की। मेरे दोनों भी पेरेंट्स मेडिकोज़ हैं, मतलब दोनों भी डॉक्टर्स हैं। उनकी लव स्टोरी एक अलग ही सुंदर कहानी है, पर वो कभी और। शुरू करते हैं बचपन से। मैं थोड़ी-सी इंट्रोवर्टिश थी, लेकिन बाद में 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गई, पता नहीं ये कैसे हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं हमेशा टॉप पे टॉप करते रही, मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी। हर क्लास में, हर डिवीज़न में फर्स्ट आना जैसे कि मेरी आदत बन चुकी थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ेशन होने लगा कि कुछ तो बात अलग है। मतलब लड़के भी अप्रोच करते थे और ख़ास बात ऐसी थी कि लड़कियाँ भी अप्रोच करती थी। और उसमें मुझे ज़्यादा बटरफ्लाई वाली जो फीलिंग आती है ना, वो लड़कियों के अप्रोच करने के बाद ही आती थी। फ्लैटर्ड तो दोनों टाइम भी फ़ील होता है, लेकिन लड़कियों के अप्रोच में कुछ ख़ास बात लगती थी। और वहीं से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई खुद को समझने की। बहुत अच्छा हुआ कि मैं मेडिकल कॉलेज में गई और मेडिकल कॉलेज में एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है। स्कूल में भी एक्सेप्टेंस रहता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा था। तो मेडिकल कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनको पहले से ही समझ में आ गया था और काफ़ी हद तक मैं उनके साथ ओपन थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसके वजह से मैं बहुत ईज़िली अपने फैमिली से कम आउट हो पाई। 12th के बाद टॉप करने के बाद मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, जिसमें मैं वापस से यूनिवर्सिटी में टॉप करते गई। उसके बाद आगे बढ़े तो मैंने फिर एमडी जॉइन किया। एमडी मैंने मनोचिकित्सा मतलब साइकियाट्री में जॉइन किया और उस वक़्त पे बहुत लोगों ने मुझे मना भी किया कि साइकियाट्री क्यों? लेकिन वो सब्जेक्ट मेरे दिल को छू गया था। जब मैं 19 साल की थी तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, सीरियस रिलेशनशिप था जो मेरी बैचमेट ही थी। उसके बाद हमारा रिश्ता चला ऑलमोस्ट 2 ढाई साल तक के और तब उसने मुझे सिर्फ़ टेक्स्ट मैसेज पे घर जाने के बाद अचानक बोला कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, क्योंकि मेरे घरवाले ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। और अचानक उसने मुझे ये बात बोली कि अब मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया है, जो हमारा ही जूनियर था। वो मेरे लिए बहुत धक्का देने वाली बात थी, क्योंकि उसके कुछ दिनों पहले ही मेरे ग्रैंडफ़ादर जो मेरे बहुत ही करीबी थे, वो आईसीयू में एडमिट थे और ऑलमोस्ट ब्रेन डेड थे। और उसके 3 महीने बाद मेरी नानी भी जो मेरे से बहुत क्लोज़ थी, वो भी कैंसर की वज़ह से गुज़र गई। और इसी के बीच में उसने मुझसे ऐसे रीज़न से ब्रेकअप कर डाला। तब मुझे एक बात समझी कि लड़कियाँ जो लड़कों में भी इंटरेस्टेड होती है, उनके साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं बन सकता, क्योंकि सोसाइटी के कंसर्न की वजह से या सोसाइटल प्रेशर की वजह से ऐसी लड़कियाँ हमेशा लड़कों से ही शादी करके आगे बढ़ जाती है और अपनी पुरानी ज़िंदगी आराम से भूल जाती है। लेकिन हम इसके लेके चलते हैं और इसको एक ब्रेन इंजरी पकड़ लीजिए, माइंड इंजरी इनफैक्ट आप इसको बोल सकते हैं, ये हमेशा के लिए रह जाती है एक मेमोरी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। इसी के ब्रेकअप के बाद मैंने घर पे मेरे घरवालों को बता दिया था, मेरे पेरेंट्स ने फिर मेरे फ्रेंड्स को पूछना चालू किया और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि हाँ, ये बात सही है। पहले तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, उन्हें लगता था कि ये फ़ेज़ है जो हर पेरेंट को लगता है और इंडियन पेरेंट्स को ख़ास करके लगता है कि ये फ़ेज़ ही होगा, क्योंकि इसके बारे में इंडिया में कोई ख़ास नॉलेज नहीं रहती। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स होने के बावजूद उनको अपने मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी कि एलजीबीटीक्यू होता क्या है। उन्हें लगा ठीक है, टेम्पररी है, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप होगी। फ्रेंडशिप को उसने ज़्यादा इमोशनली लेकर शायद लव समझ लिया होगा, रोमांस समझ लिया होगा।
और ये सारी चीज़ों की वजह से मैं अपने कमिंग आउट जर्नी में वापस पीछे हो गई थी। फिर मैंने धीरे-धीरे जब खुद को और ढूँढना शुरू किया, तो मैंने 4 साल का कंप्लीट ब्रेक लिया। मैंने किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले अपने करियर को सेट कर लूँ। और फिर मैंने अपने करियर को इतने अच्छे से सेट किया कि मैंने फिर से एमबीबीएस टॉप किया। उसके बाद मैंने अच्छे से एमडी में एडमिशन ली और ये पूरे 4 साल के इसमें मैंने खुद को खोजा, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी खोजी। और इसमें मुझे समझा जब मैंने दूसरे यूएस के कपल्स देखे, जैसे कि एलन डीजेनरेस एंड पोर्शिया डे रोसी और नील पैट्रिक हैरिसन, डेविड बर्ट का और भी बहुत सारे वेल नोन कपल्स हैं। उनकी जब मैंने स्टोरीज़ पढ़ी, जर्नीज़ देखी, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी जर्नी कहीं न कहीं ये ही होनी चाहिए। मैं इसी की तरफ इंक्लाइंड हूँ। मैं एक हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ इंक्लाइंड नहीं हो सकती। फिर मैं हुई 25 साल की। जब 25 साल की हुई तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि अब शायद इसकी शादी की बात मार्केट में उछाली जानी चाहिए। तो ऐसे इस रीज़न की वजह से ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने लड़के ढूँढना शुरू किया और घर पे ऑलरेडी बहुत अच्छे डॉक्टर फैमिली के रिश्ते भी आने लग गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पब्लिकली कम आउट नहीं हुई थी। मेरा पोर्टफोलियो यहाँ-वहाँ बाँटा गया, तो बहुत लड़कों के रिस्पॉन्सेज़ भी आए, जिसमें से कुछ लड़के तो सच में बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी थी। जब मैंने इसके बारे में लेकिन सोचना शुरू किया कि क्या सच में मैं किसी हेटेरोसेक्सुअल लड़के के साथ एडजस्ट कर पाऊँगी? क्या मैं एक हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी में जी पाऊँगी? क्या मैं एक सिस हेटेरोनॉर्मेटिव फैमिली में खुद को देख पाऊँगी? मेरा आंसर सब तरफ से नहीं ही था। मैं ये सोसाइटी के बर्डन्स के अंडर नहीं जी पा रही थी। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं शादी तो अगर कर भी लूँगी, लेकिन वो बहू की तरह रहना, बहू की तरह सारी रस्में निभाना, एक हस्बैंड को एक हस्बैंड की तरह ही ट्रीट करना, जो हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते हैं ना, जेंडर रोल्स जिनको हम कहते हैं, कि एक लड़का ऐसे ही बिहेव कर सकता है, एक लड़की ऐसे ही बिहेव कर सकती है, एक सन ऐसा बिहेव कर सकता है, एक बहू ऐसे ही बिहेव कर सकती है। ये चीज़ें सोच-सोच के मैं लिटरली पागल हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझसे नहीं हो सकता और मैंने अपने पेरेंट्स को सच्चाई बहुत क्लियरली बता दी कि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने चालू किया अपना रिसर्च, मेडिकल रिसर्च अच्छी-अच्छी जगहों से। उसमें कुछ बहुत पुरानी स्टडीज़ उनको मिली जिनमें ऐसा बताया गया कि कुछ लोग आराम से कन्वर्ट भी हो जाते हैं, जिनको कन्वर्जन प्रैक्टिसेस कहते हैं। मतलब एक होमोसेक्सुअल जो है, समलैंगिक जो है, वो एक हेटेरोसेक्सुअल बन सकता है। इस रीज़न से मेरे पेरेंट्स ने फिर साइकियाट्रिस्ट को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। तब तक मैं जस्ट साइकियाट्री में गई थी, एमडी चालू हुआ था मेरा। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो उनको समझ में आया कि ये चीज़ कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई इंसान को आप बदल नहीं सकते। जब उन्हें ऐसा लगा तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा इस बात का। तब मेरे फादर को एक रे ऑफ होप थी कि एटलीस्ट ये बाइसेक्सुअल तो भी निकल जाए। वही चीज़ कि बाइसेक्सुअल रहेगी तो एटलीस्ट लड़के से सोशली शादी करके तो रह लेगी, फिर छुपी-छुपाई अपनी कोई और ज़िंदगी जी ले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे जो मेंटोर्स थे साइकियाट्री में, उन्होंने क्लियरली मेरे पेरेंट्स को समझाया कि नहीं, ये समलैंगिक ही है, ये बाइसेक्सुअल भी नहीं है। तो आप ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। और अगर एक बाइसेक्सुअल भी होती लेकिन अगर वो लड़की से प्यार करती है, तो भी आप उसकी ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी नहीं करा सकते। इसी दौरान मैं ऑलरेडी मेरा एक दूसरा रिलेशनशिप चालू हो चुका था, जिसमें मैं काफ़ी सीरियस थी। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक भी थी। सामने वाली लड़की में काफ़ी एडिक्शन का भी प्रॉब्लम था। उसको करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने ये सोच लिया था कि वैसे भी होमोसेक्सुअल लड़कियाँ मिलना या लेस्बियन जिन्हें हम कहते हैं, ये मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे भी करके रिश्ता निभा लो। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको मिल सकते हैं। इसी दौरान मेरे पेरेंट्स ने जब अपना रिसर्च चालू कर ही दिया था, तो उनमें आने लगा थोड़ा-थोड़ा एक्सेप्टेंस। ऑल्दो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि हम ये बात समझ तो नहीं पाएँगे, पर हम एक्सेप्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि तू हमारी ही लड़की है। हम तेरे बिना जाएँगे कहाँ? तो ये चीज़ जब उन्होंने बोली, तब मुझे समझा कि ठीक है, भले ये चीज़ वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड ना कर ले, एक्सेप्ट भी कर ले, तो काफ़ी बड़ी बात है। उन्हें क्या डर था, जैसे हर पेरेंट को रहता है कि सोसाइटी है, हमारी बच्ची अकेली है सिंगल चाइल्ड होने की वजह से, हमारे बाद क्या? इसको सही में कोई पार्टनर मिलेगा, क्योंकि तब तक तो उन्हें पता था कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। तो इसे क्या सच में कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा आगे चल के ज़िंदगी में? ये अकेली तो नहीं रह जाएगी।
इन सब चीज़ों के डर से उन्हें उनके मन में ये चलता था कि नहीं, नहीं हेटेरोसेक्सुअल शादी हो जाए कैसे भी करके। लेकिन बाद में उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया। जब मेरी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गई, जब मैं खुद मैच्योर हो गई, जब मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली रिलेशनशिप के मायने क्या रहते हैं, सिर्फ प्यार रहना या इन्फैचुएशन रहना या अट्रैक्शन रहना रिलेशनशिप नहीं होती। जब मेरे में मैच्योरिटी आई तो मेरे रिलेशनशिप्स में भी मैच्योरिटी आने लगी और इसी रीज़न से फिर मेरे पेरेंट्स में भी इन चीज़ों को समझने की मैच्योरिटी आने लगी। और जो पहले मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं लेकिन एक्सेप्टेंस था, फिर अंडरस्टैंडिंग भी उनमें आने लगी। पारोमिता और मैं मिले एक मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में कोलकाता में। तो ये 2020 की बात है, वो कोलकाता में थी। मैं एज़ अ स्पीकर गई थी और वो ऑडियंस में थी अपने दोस्त के साथ। मेरी स्पीच खत्म हो जाने के बाद वो मुझसे बैक स्टेज आई मिलने के लिए और उसने बोला, मुझे आपकी स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मुझे आगे चल के आपसे मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी बातें करनी रहेंगी। मैंने बहुत ही प्रोफेशनली उसको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया और उसने मुझे कॉन्टैक्ट करना चालू किया। मैं नागपुर वापस चली गई और वो कोलकाता में ही थी। हमारी बातें इंस्टाग्राम पे होते गई, लेकिन पता चला कि हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी इंस्टाग्राम पे, जो कि एलजीबीटीक्यू स्पेक्ट्रम से ही थी। तो उसने जब देखा कि हम दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स बन गए हैं, तो उसने पारमिता को बोला कि तुझे तो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए थी और ये जो डॉक्टर सुरभि है, वो भी एक सीरियस रिलेशनशिप ढूँढ रही है। अभी ऐसा है कि दोनों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्लिंग्स करने का। दोनों को सीरियस रिलेशनशिप चाहिए सेटल होने के लिए। तो फिर जब उसने हम दोनों को ये बातें कन्वे की, तब हम एक-दूसरे से उस नज़रिए से बात करने लगे और इस रीज़न से धीरे-धीरे करके फिर हम में बातें बढ़ती गई। उसमें फिर व्हाट्सएप नंबर्स एक्सचेंज हुए, कॉलिंग हुई, वीडियो कॉलिंग हुई और फिर बीच ट्रिप प्लान हुई। ये पूरे डेटिंग के सिनेरियो में मैंने काफ़ी सारी लड़कियाँ डेट की होंगी शायद, शायद नहीं मैंने की है। तो लेकिन ये जो मेरा रिश्ता है, अभी जो करंट रिश्ता है पारोमिता मुखर्जी के साथ, हमने एक कमिटमेंट रिंग सेरेमनी की 29th ऑफ दिसंबर 2021 को और ये डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि प्यार में बह के कर लिया, क्योंकि वो तो पहले करके देख लिया था। तो इट वाज़ नॉट इन्फैचुएशन, इट वाज़ नॉट ओनली लव बट इट वाज़ अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन कि ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही है। और उसके मन में भी वही सेम चीज़ थी, क्योंकि वो भी काफ़ी धोखे खाते हुए आई थी अपने ज़िंदगी में। और ये जब हमने डिसीजन लिया तो ये काफ़ी एक्सेप्ट हुआ फैमिली से। देखा जाए तो पारोमिता ने पहले एक बीच ट्रिप प्लान की थी, जिसमें वो मुझे प्रपोज़ करने वाली थी हमारे फ्रेंड्स के सामने। अब फ्रेंड्स का रोल वापस आ जाता है इसी चीज़ में, उनका सपोर्ट वापस आ जाता है। उसके भी फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे भी बहुत सपोर्टिव थे। उसके वजह से क्या हुआ कि दोनों ने बोला कि आप लोग बीच पे क्यों जाकर एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हो सिर्फ़ 10-12 लोगों में? आप एक प्रॉपर सेरेमनी ही क्यों नहीं कर लेते? जस्ट लाइक एनी अदर हेटेरोसेक्सुअल कपल। वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये जब हमारे दिमाग में डाला गया, तो हमें भी लगा हाँ, क्यों नहीं? तो फिर प्लानिंग होने लगी सेरेमनी की। बीच ट्रिप कैंसल हो गई और वो मेरे घर आ गई। घर पे आके मेरे पेरेंट्स से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, ये पूरा सिलसिला चला जैसे कि एक टिपिकल हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है, कि रिश्तेदारों से मिलना है, माँ-बाप को मनाना है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई। और उसके बाद जब अप्रूवल मिला, तो हमने सेरेमनी प्लान की, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई। उसके बाद काफ़ी जगह हम लोग इंटरव्यूज़ भी देने गए। इसे कमिटमेंट रिंग सेरेमनी हमने नाम क्यों दिया? क्योंकि लीगली आज भी इंडिया में मैरिजेज़ अलाउड नहीं है, जिसकी फाइट हमारी आज भी जारी है। कमिटमेंट रिंग सेरेमनी का मतलब ही ये था लाइफ टाइम कमिटमेंट, जो कि हम हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में मैरिज के थ्रू देखते हैं या एंगेजमेंट सेरेमनी के थ्रू देखते हैं। और मैरिज का नाम जो जब भी हमारी सेरेमनी होगी, जो कि हम चाहते हैं कि लीगलाइज़ होने के बाद हम धूम-धाम से करें, तो उसका नाम भी हम लोग पहले सिविल यूनियन देने का सोच रहे थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब इसको डिक्रिमिनलाइज़ किया, तो उसका भी नाम उन्होंने सिविल यूनियन दिया था। और ब्रिटिश ही ये लॉ लेकर आए थे इंडिया में, जो कि इंडियन लॉ तो था ही नहीं। तो इसी रीज़न से वैसी हमारी जर्नी रही। नाम हमको ज़बरदस्ती बदलने पड़े, जो कि हम चाहते नहीं थे। ये सब हो जाने के बाद जब हमें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, तो एक बैक स्टोरी भी है, जो कि भूलनी नहीं चाहिए कि इसके पीछे हमारे बहुत एफर्ट्स भी हैं और जो आगे भी चलते आ रहे हैं। अभी हमको साथ रह के 3 साल हो चुके हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि हम लोग एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, हमसफ़र ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, सारथी ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, सहयोग क्लिनिक के साथ काम करते हैं, जो एलजीबीटीक्यूआईए के लिए नेशनली काम करते हैं।
हमने पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों में 20 से ज़्यादा लेस्बियन कपल्स को रेस्क्यू किया है अपने घर से, जिन लोगों को मारा-पीटा जा रहा था, जिन लोगों को अपने घरों में बंद रखा जा रहा था, जिन लोगों का रेगुलरली घरों में रेप भी हो रहा था, जिन लोगों को कन्वर्जन प्रैक्टिसेस के लिए भेजा जा रहा था कि आप कन्वर्ट हो जाओगे। उनके ऊपर ठंडा पानी, गर्म पानी डाला जा रहा था, उनको बाँध के रखा दिया जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था। बहुत से उन पे टॉर्चर्स हुए और ऐसे कपल्स को हम सफलता से रेस्क्यू कर पाए, 20 से ऊपर। उसके बाद ऐसा है कि बीइंग अ पब्लिक स्पीकर एंड इन्फ्लुएंसर, मैंने पहले से ही ठान लिया था कि एलजीबीटीक्यू एडवोकेसी तो करनी ही है। तो और मेरे वैसे भी बहुत सारे एलजीबीटीक्यू प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रांसजेंडर्स हो चुके थे मेडिकल कॉलेज के दौरान भी। तो मैंने चालू किया पब्लिक एडवोकेसी, इन्फ्लुएंसिंग एंड एक्टिविज्म। और इस चक्कर में अभी मैं खुद को एलजीबीटीक्यू राइट्स एक्टिविस्ट नहीं कहती हूँ, मैं इक्वल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहती हूँ। क्योंकि हर वो इंसान जो दबाया गया है, ऑस्ट्रेसाइज़ किया गया है सोसाइटी से, उसको बचाने में हमने मदद की है। सिर्फ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले नहीं। अभी हम लोग एडवोकेसी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में जाकर भी डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, नर्सेस को ट्रेन करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि एक्चुअली आपने क्वियर एफर्मेटिव मतलब एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली कैसे रहना चाहिए। कोई आपके पास ऐसा आता है तो आपने क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसी रहनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका क्या रहना चाहिए। आपने हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, आपने पार्टनर वर्ड यूज़ करना चाहिए। आपने किसी का कुछ भी अज्यूम किए बिना उनको पूछ के उनसे बात करनी चाहिए कि आपके प्रोनाउंस क्या है, आप खुद को क्या आइडेंटिफाई करते हो, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाना चाहिए। इसके हम लोग बहुत वर्कशॉप्स ले चुके हैं। मैं खुद जाकर एलजीबीटीक्यू बेसिक्स ऑल ओवर इंडिया समझा चुकी हूँ। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोल्हापुर, जहाँ बोलो वहाँ मैं ऑलमोस्ट जा चुकी हूँ, इनवाइट हो चुकी हूँ। यहाँ आने के पहले ही इनफैक्ट मैं एम्स में टॉक देकर आई हूँ इसको लेकर, जहाँ पे हमने ट्रांसजेंडर क्लिनिक भी खोला है अभी। और उसके बाद अभी मैं यूएन हाउस में भी इनवाइटेड थी, यूनाइटेड नेशंस हाउस दिल्ली में जो है, जहाँ वहाँ पे हम लोगों ने एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में बात की कि एलजीबीटीक्यू ह्यूमन राइट्स आगे कैसे बढ़ने जाने चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी एक हामी भरी है, राइट? 17 अक्टूबर को जो रिलीज़ हुआ था स्टेटमेंट सेम सेक्स मैरिज का, जिसमें बाय द वे मैं और पारमिता भी पेटिशनर्स हैं। तो वो जो रिलीज़ हुआ था स्टेटमेंट, उसमें ये बोला गया था कि हम सेम सेक्स मैरिज की राइट्स तो नहीं दे सकते, लेकिन हम एक पैनल ज़रूर बनाएँगे जिसमें एलजीबीटीक्यू लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन उसके आगे कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमारी ये मीटिंग थी जिसमें ऑल ओवर इंडिया जो इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट्स हैं, जो एक्चुअल रियल काम कर रहे हैं, उनको बुलाया गया। पैनल डिस्कशंस हुए और उसमें हमने रिकमेंडेशंस की लिस्ट बनाई साथ में मिलके, और वही रिकमेंडेशंस अभी हम लोग गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने वाले हैं। एलजीबीटीक्यू जो है, वो मेरे जर्नी का सिर्फ एक हिस्सा है, मेरी पूरी जर्नी है, मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं। वैसे ही मैं बोलना चाहूँगी जो क्वियर वर्ड यूज़ किया जाता है, मैं ऑनेस्टली उसके थोड़ा अगेंस्ट में हूँ। क्वियर का मतलब ये होता है डिफरेंट, डेविएंट। मतलब अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें खोल के, तो यही उसका मतलब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में कुछ दुनिया से डिफरेंट है क्या? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। कोई हैंडीकैप्ड है, कोई अलग स्पेशली एबल्ड है, किसी का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलता है, उसको हम जीनियस कहते हैं। किसी का दिमाग थोड़ा कम चलता है, उसे हम आईडीडी कहते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत ही अलग गज़ब कुछ कर जाते हैं, कोई किसी और चीज़ में कुछ गज़ब कर जाते हैं, म्यूज़िक, आर्ट वगैरह, वगैरह, वगैरह। साइंस में इसरो कहाँ तक पहुँच गया, नासा कहाँ तक पहुँच गया, हमारे साइंटिस्ट्स क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। मेल फीमेल में भी देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंस एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ डेविएंस। इसका मतलब आप, मैं और हम सब क्वियर है। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से हम क्वियर है। अगर नहीं आप बोलना चाहते हो हम क्वियर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते, तो क्वियर वर्ड फिर एलजीबीटीक्यू के लिए भी नहीं होना चाहिए। जोश टॉक आशा के स्टेज से ये है मेरा इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज। स्टोरी का फुल सर्कल तो अब कंप्लीट होता है कि मेरे डैड ने जो पहले लाइन बोली थी ना कि मुझे एक लड़की ही चाहिए, आज वो बहुत प्राउडली पूरे दुनिया के सामने बोलते हैं कि मैंने तो एक लड़की मांगी थी, लेकिन अब मेरी बेटियां 2 हैं।